हाय एवरीवन, ये हमारा सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास सेकंड क्लास ऑन केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। अभी तक हमने देख चुका है एटॉम्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स क्या हैं। नेक्स्ट हमने देखा व्हाट इज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, पर उसका अपीयरेंस और शेप चेंज होता है ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। बट केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। केमिकल चेंज जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है, यानी कि हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ नहीं जा सकते। बट इन केस ऑफ फिजिकल चेंज इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि जो प्रोडक्ट बन गया है उससे हम वापस से जो जिससे वो चेंज हुआ था उस स्टेज में जा सकते हैं ना। हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कुछ chemical reactions in daily life, milk to curd, rusting of iron, fermentation of grapes, respiration। और हमने कुछ एक्टिविटीज देखे थे। नेक्स्ट हमने देखा था इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स मतलब जिसको हम देख के पता कर सकते हैं ये केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो हमें इंडिकेट करते हैं बेसिकली कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगर स्टेट चेंज हो गया तो हमें इंडिकेट करता है कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ। अगर कलर में चेंजेस आता है तो हमें इंडिकेट करता है, हमें बताता है कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। ऐसे ही इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब अगर गैस इवॉल्व हो रहा है तो हमें इंडिकेट करता है ये केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन हुआ है। या फिर टेम्परेचर भी चेंज हो जाए तो हमें इंडिकेट करते हैं ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। नेक्स्ट हमने पढ़ा व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं, न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज फॉर्म होते हैं, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। मतलब जो पिछला बॉन्ड, ये जो मैंने एग्जांपल आपको दिखाया था, ये बॉन्ड ब्रेक करता है, ओल्डर बॉन्ड ब्रेक्स करते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा एनर्जी रिलीज और एनर्जी एब्जॉर्ब। एनर्जी रिलीज होता है यानी कि हीट इवॉल्व होता है, या फिर उस केमिकल रिएक्शन को करने के लिए चलने के लिए हीट या फिर टेम्परेचर नेसेसरी होता है। इतना हमने अभी पढ़ लिया है। हमें अभी पता चल गया है कि नेचर में जितने सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसे हम कैसे पहचान सकते हैं। अभी हम देखेंगे जो हम केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं उन्हें हम पेपर में कैसे लिखें, यानी कि उनको एक रिटन फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें। आज का टॉपिक वही है, तो चलिए शुरू करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन वर्ड। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले हमारे एक्टिविटी 1 में जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था उसको हम एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या देखा था, व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज burnt in the presence of oxygen forms मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतना हमको पता है। हमें अब जब बात करेंगे तब हम ऐसे ही बोल दें कि जब मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। लेकिन इसको जब हम एक वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे तब वो कैसा होगा। अगर इस स्टेटमेंट को हम वर्ड इक्वेशन में जब लिखेंगे तब क्या होगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ ये जो मैंने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे एक चीज हम नोटिस कर सकते हैं जिसको हम कहेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वर्ड इक्वेशन। क्या क्या है, पहला कंपोनेंट है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का डेफिनेशन है द सब्सटेंस दैट अंडरगोज ए केमिकल चेंज। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज ए केमिकल चेंज, यानी कि वो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो केमिकली रिएक्ट कर रहा है और एक सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज केमिकल चेंज, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि केमिकल चेंज कर रहा है। यहाँ पे कौन से हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। वो एक उन दोनों में एक केमिकल चेंज हो रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, इसीलिए हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को कहेंगे रिएक्टेंट। एंड इन दोनों मिलके एक फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड।
और उसी तरह हमको हमारा सेकेंड कंपोनेंट मिल जाता है ऑफ वर्ड इक्वेशन, दैट इज प्रोडक्ट, द न्यू सब्सटेंस formed as a result of the reaction, the new formed as a result of reaction. नाउ अभी आपको पता चल गया कैसे वर्ड इक्वेशन लिखते हैं और वर्ड इक्वेशन में कौन सा रिएक्टेंट होता है और कौन सा प्रोडक्ट होता है। अभी नाउ ये जो प्लस साइन ये इंडिकेट करता है कौन कौन से सब्सटेंस रिएक्ट किए हैं, आपस में रिएक्ट किए हैं, ये शो करता है। और ये जो एरो एरो शो करता है डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन एंड इट गोज फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। इतना आपको पता चल गया वर्ड इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अभी अभी हमको मिल चुका है एक वर्ड इक्वेशन ऑफ एन रिएक्शन। अभी इस वर्ड इक्वेशन को हम एक केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास अभी क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी हम एक बॉक्स बनाएंगे, अभी जो जो सब्सटेंस भी रिएक्ट कर रहे हैं और जिस जिस सब्सटेंस का प्रोडक्ट बन रहा है उसे हम सब्सटेंस साइड में लिखेंगे और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो केमिकल फॉर्मूला होगा उसे हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे। जैसे कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का केमिकल फॉर्मूला है Mg। ऐसे ही ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला O2। ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला है MgO। बस इसी को ही डायरेक्ट वो केमिकल जो वर्ड इक्वेशन है सब्सटेंस की जगह में केमिकल फॉर्मूला पुट कर देना है और आपका बन जाएगा केमिकल इक्वेशन। बहुत ही ईजी है। जैसे कि यहाँ पे बन गया Mg प्लस O2 गिव राइज टू MgO। ये आपको मिल गया आपका केमिकल इक्वेशन। अभी अभी आप चेक कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हो रहा है क्या, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हो रहा है क्या। मेरे कहने का मतलब है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में सेम नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम एंड सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है क्या। फिर से हम एक टेबल बनाएंगे और इसको वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे हमको एक केमिकल इक्वेशन मिल गया है। अभी हम फिर से एक टेबल बनाएंगे। नाउ हमने बना लिया है एक टेबल जहाँ पे नंबर ऑफ एटम इट लेफ्ट हैंड साइड, जहाँ पे एक टेबल का कॉलम है और नेक्स्ट कॉलम है नंबर ऑफ एटम इन राइट हैंड साइड। LHS मतलब रिएक्टेंट साइड एंड RHS मतलब प्रोडक्ट साइड। अभी हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम इन LHS साइड या फिर नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम इन रिएक्टेंट साइड कितने हैं। 1। रिएक्टेंट में बस सिर्फ एक ही मैग्नीशियम का एटम है एंड प्रोडक्ट साइड यानी कि RHS साइड भी मैग्नीशियम का सिर्फ एक ही एटम है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट साइड में 2 बट ऑक्सीजन एटम इन द प्रोडक्ट साइड इज 1। बट हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, नंबर ऑफ एटम इन reactant side must be equal to number of atom in product side। ये लॉ अगर वेरीफाई नहीं होता है उस टाइप की इक्वेशन को हम कहेंगे स्केलेटल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन, जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में
इनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स रह गए तो हम उसे कहेंगे स्केलेटल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन, जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम बैलेंस नहीं है, तो इस टाइप के इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? स्केलेटल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन। नाउ अभी हम इसे बैलेंस्ड करना सीखेंगे बाय फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इतना समझ में आ गया? पहले हमने अपनी आंखों से देखा था, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हमने एक वर्ड फॉर्म में लिखा, क्या क्या सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं और कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस सब्सटेंस का नाम लिखा, इसे हम कहेंगे वर्ड इक्वेशन। और एलएचएस साइड में जो जो रिएक्ट करते उनको हमें बोला रिएक्टेंट, और जो न्यू सब्सटेंस बन रहा था उसको हमने कहा प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमने उसी वर्ड इक्वेशन से उसका केमिकल फॉर्मूला के बेस में एक इक्वेशन लिखा जिसे हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट हमने चेक करा रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम सेम है कि नहीं। अगर नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे स्केलेटल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो स्केलेटल अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? व्हेन एन इक्वेशन does not have same number of a particular atom both in reactant and product side. This type of equation is called skeletal equation or skeletal unbalanced equation. अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि skeletal unbalanced equation कैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल H2 plus O2 give rise to H2O। नेक्स्ट Mg plus O2 MgO, ये तो हमने देख लिया है। नेक्स्ट है Fe plus O2 give rise to Fe2O3। और एग्जांपल है CH4 plus O2 give rise to CO2 plus H2O। अभी यहाँ पे आप अभी नोटिस कर सकते हैं, ये जो लाइन में दे रहा हूँ, ये है रिएक्टेंट साइड, ये है प्रोडक्ट साइड। अभी आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटॉम इन रिएक्टेंट साइड कितने हैं? 2 हाइड्रोजन एटॉम, एंड प्रोडक्ट साइड भी 2 हाइड्रोजन एटॉम मौजूद हैं। बट ऑक्सीजन एटॉम इन रिएक्टेंट साइड 2 है, बट ऑक्सीजन एटॉम इन प्रोडक्ट साइड ओनली 1। तो ये होगा एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन जहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट साइड एंड रिएक्टेंट साइड अलग अलग हैं और इक्वल नहीं है। ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल में देख सकते हैं, आयरन इन रिएक्टेंट साइड 1 एटॉम, आयरन इन प्रोडक्ट साइड 2 एटॉम, ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट साइड 2 एटॉम, बट ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटॉम 3। यहाँ पे आप कंप्लीटली इजीली देख सकते हैं
कि आयरन और फेरस का जो एटॉम है बोथ इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटॉम डिफरेंट है, एंड ऑक्सीजन का भी नंबर ऑफ एटॉम इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड डिफरेंट है। तो ये भी हो गया एक स्केलेटल अनबैलेंस्ड इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल है CH4 प्लस CO2 गिव राइज टू CO2 प्लस H2O। यहाँ पे कार्बन एटॉम, 1 कार्बन एटॉम, प्रोडक्ट साइड में भी 1 कार्बन एटॉम। नेक्स्ट हाइड्रोजन एटॉम इन रिएक्टेंट साइड 4, but in product side hydrogen atom is 2, 2 4 डिफरेंट हो गया, मतलब हाइड्रोजन एटॉम अनबैलेंस्ड अमाउंट में है, कार्बन एटॉम सेम है 1 1 है, बट हाइड्रोजन एटॉम अनबैलेंस्ड अमाउंट में है। नेक्स्ट ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट साइड 2 है नंबर ऑफ एटॉम, बट इन प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन एटॉम 1 प्लस ऑक्सीजन एटॉम 2, 2 प्लस 1 3 ऑक्सीजन एटॉम इन प्रोडक्ट साइड एंड 2 ऑक्सीजन एटॉम इन रिएक्टेंट साइड। ये तो एग्जांपल हो गए स्केलेटल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अभी हम देखेंगे ऐसे टाइप के इक्वेशंस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एटॉम इन रिएक्टेंट साइड प्लस इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉम इन प्रोडक्ट साइड कैसे कर सकते हैं, जिसको हम कहेंगे बैलेंसिंग। तो अभी हम सीखेंगे बैलेंसिंग। बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। अगर हम बैलेंसिंग सीख रहे हैं या कि एक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं एक इक्वेशन को, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम आखिरकार बैलेंस कर ही क्यों रहे हैं, क्या जरूरत पड़ा बैलेंसिंग का, व्हाई व्हाई वी बैलेंस ए केमिकल रिएक्शंस। कुछ आइडिया है आपके मन में? थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट states that mass can neither be created nor be destroyed, but it can only transfer from one form to another। इस लॉ से हमने क्या सीखा? दैट जब हम एक केमिकल रिएक्शन करते हैं तब वहाँ पे जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स में जो एलिमेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट में जो सब्सटेंस होते हैं, वो अपने आप में कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते एक केमिकल रिएक्शन जब होगा, या अपने से खुद में एक नया सब्सटेंस यानी कि नया एलिमेंट का सब्सटेंस उससे ज़्यादा अमाउंट में अपने से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, या फिर जितना अमाउंट हम रिएक्टेंट में दिए थे उतना अमाउंट से उनका मास घट भी नहीं सकता। जितना मास था केमिकल रिएक्शन होने से पहले उतना ही मास रह जाएगा केमिकल रिएक्शन होने के बाद। यानी कि यहाँ पे जो कह रहा है वन फॉर्म टू अनदर, इसका कहने का मतलब ये है जो मास हमने केमिकल रिएक्शन करने से पहले था, यानी कि रिएक्टेंट्स के पास जो मास था वो नाइदर बी डिस्ट्रॉयड और नॉर बी क्रिएटेड। वो ज़्यादा, उससे ज़्यादा मास अपने आप में क्रिएट भी नहीं हो सकता, या फिर मास लेस भी नहीं हो सकता, यानी कि नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इन कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि वो सिर्फ रिएक्टेंट से नेक्स्ट फॉर्म दैट इज प्रोडक्ट तक जा सकता है, बट उसका मास इंक्रीज या फिर डिक्रीज नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल Mg प्लस O2 गिव राइज टू MgO। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो Mg का मास है प्लस O2 का मास है वो ये रिएक्टेंट फॉर्म से प्रोडक्ट फॉर्म में जा सकता है, बट जितना मास Mg का और O2 का रिएक्टेंट साइड में था उतना ही मास प्रोडक्ट साइड में Mg एंड O2 का होना चाहिए। ये हमें कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास ऑफ Mg एंड ऑक्सीजन कैनॉट बी क्रिएटेड
और नॉर बी डेस्ट्रॉयड। वो जितना मास था उससे ज़्यादा क्रिएट भी नहीं कर सकते या डेस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। उसका मास जितना रिएक्टेंट साइड में था उतना ही प्रोडक्ट साइड में आएगा। ये हमें कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसी लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि रिएक्टेंट साइड में जितना मास था सब्सटेंस का उतना मास का ही सब्सटेंस बनेगा, न्यू सब्सटेंस बनेगा प्रोडक्ट साइड में। और इसको हम और एक तरीके से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बीकर में हमने 2 ग्राम ऑफ mg डाला और 2 ग्राम ऑफ O2 डाला। जब ये बनेंगे, रिएक्ट करेंगे, तब वो फॉर्म करेंगे उसी बीकर में 4 ग्राम ऑफ MgO, यानी कि रिएक्टेंट साइड में 2 + 2 4 ग्राम था और प्रोडक्ट साइड में भी 4 ग्राम प्रोडक्ट बना है। मास क्रिएट भी नहीं हुआ या डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ। ये हमें कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ में आया? इसी लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हम बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को और स्केलेटल इक्वेशन को। अभी देख लेते हैं कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। हाँ, आपने शायद अभी तक एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को नहीं देखा है। एग्जांपल लेते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। फॉर एग्जांपल, Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं Zn 1 एटॉम, H2 हाइड्रोजन 2 एटॉम, सल्फर 1 एटॉम एंड ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटॉम 4। ये हो गया रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में क्या है? Zn 1 एटॉम, सल्फर 1 एटॉम, ऑक्सीजन 4 एटॉम एंड हाइड्रोजन 2 एटॉम। यहाँ पे आप अभी देख सकते हैं नंबर ऑफ एटॉम इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉम इन प्रोडक्ट साइड। तो ये है एक कंप्लीटली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको हम अभी बैलेंस करने का जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड फॉर्म में है। लेकिन जो इक्वेशन सब अनबैलेंस्ड फॉर्म या फिर स्केलेटल इक्वेशन फॉर्म में होते हैं उनको हमको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हम एक इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेंगे, यहाँ से हमने स्टार्ट करेंगे, दैट इज एक स्केलेटल इक्वेशन Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। जब आपको एक केमिकल इक्वेशन एग्जाम में आ जाएगा, सबसे पहले आप ये टेस्ट करेंगे आइदर इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड स्केलेटल इक्वेशन। चेक कर लीजिए। नंबर ऑफ एटॉम इन रिएक्टेंट साइड Fe 1, number of atom in product side Fe3, number of atom in reactant side hydrogen 2, number of atom in product side hydrogen 2, number of atom oxygen in reactant side 1, but number of oxygen in product side 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं आयरन और ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटॉम इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड डिफरेंट है। तो हमें कंफर्म हो गया इट इज ए स्केलेटल अनबैलेंस्ड इक्वेशन, जहाँ पे आयरन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन number of atom reactant, number of atom product। तो नंबर ऑफ एटॉम इन रिएक्टेंट साइड आयरन कितना है? 1। नंबर ऑफ एटॉम इन प्रोडक्ट साइड आयरन कितना है? 3। नंबर ऑफ एटॉम ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट इन रिएक्टेंट साइड इज 1 एंड नंबर ऑफ एटॉम ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट साइड इज 4। नंबर ऑफ एटॉम ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट साइड इज 2 एंड नंबर ऑफ एटॉम ऑफ हाइड्रोजन इन प्रोडक्ट साइड इज ऑल्सो 2। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड फॉर्म में है, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड में इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, बट आयरन एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में डिफरेंट है। तो हमारा पहला स्टेप होगा हम नंबर ऑफ एटॉम्स इन प्रोडक्ट साइड एंड नंबर ऑफ एटॉम इन रिएक्टेंट साइड, ईच एलिमेंट ईच सब्सटेंस का नंबर ऑफ एटॉम पहले लिख लेंगे। सेकेंड स्टेप में होगा पहले
जो सब्सटेंस जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा हो, जिसका नंबर सबसे ज़्यादा हो, उसको पहले हम बैलेंस करने का कोशिश करेंगे। तो हमारा स्टेप 2 क्या होगा? ट्राई टू बैलेंस एटॉम एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटॉम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटॉम किसमें है? ऑक्सीजन में। तो पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने का कोशिश करेंगे। हमारा इक्वेशन क्या है? Fe Fe plus H2O give rise to Fe3O4 plus H2। अभी ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट साइड 1 है और प्रोडक्ट साइड 4 है। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में 4 ऑक्सीजन होने चाहिए। रिएक्टेंट साइड में 1 एटॉम है एंड प्रोडक्ट साइड में 4 एटॉम है। तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड में जो H2O है वहाँ पे एक 4 मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 4 नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट साइड हो जाए और 4 नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट साइड हो जाए, यानी कि बैलेंस हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, उससे कम जो एटॉम जिसका होंगे उसको बैलेंस करने का ट्राई करेंगे। स्टेप 3 बैलेंस Fe। तो हमें क्या मिल गया है, Fe प्लस 4 H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। स्टेप 2 के बाद हमें ये इक्वेशन मिल गया है। अभी हम चेक करेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट साइड 4 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट साइड भी 4 है। नंबर ऑफ आयरन इन रिएक्टेंट साइड कितना है, 1, बट नंबर ऑफ आयरन इन नंबर ऑफ एटम ऑफ आयरन इन प्रोडक्ट साइड 3 है। तो क्या करेंगे, हम रिएक्टेंट साइड में इंटू 3 करेंगे। यहाँ पे एक स्टेप लिख लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 4 टू H2O। यहाँ पे एक स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लाई 3 टू Fe इन रिएक्टेंट साइड। समझ में आ गया? अब फिर स्टेप 4 बैलेंस हाइड्रोजन। अभी हमको क्या मिल गया है, हमारा इक्वेशन आफ्टर थर्ड स्टेप 3 Fe प्लस 4 H2O गिव राइज टू Fe3O4 प्लस H2। अभी आप देख सकते हैं हाइड्रोजन एटॉम इन रिएक्टेंट साइड 8 है, बट हाइड्रोजन एटॉम इन प्रोडक्ट साइड 2 है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 4 टू H2O इन प्रोडक्ट साइड। यहाँ पे एक 4 मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 4 4 इंटू 2 8 हाइड्रोजन एटम हो जाए इन प्रोडक्ट साइड एंड 4 इंटू 2 8 हाइड्रोजन एटम हो जाए इन रिएक्टेंट साइड। अभी आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पे हमें इनिशियली हमने लिखा था ये टेबल, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये जो हमने इनिशियली टेबल बनाया था वो फाइनली क्या बन जाएगा, हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन है वो बन के हमें क्या आ गया है, फाइनल हमारा इक्वेशन 3 Fe प्लस 4 H2O गिव राइज टू Fe3O4 प्लस 4 H2O। अभी आप देख सकते हैं नंबर ऑफ आयरन एटॉम इन रिएक्टेंट साइड 3
and number of iron atom in product side also 3. Number of oxygen atom in reactant side is 4 and number of oxygen atom in product side is also 4. अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन एटॉम इन रिएक्टेंट साइड भी 8 बन गया है एंड हाइड्रोजन एटॉम इन प्रोडक्ट साइड वो भी 8 बन गया है, यानी कि नंबर ऑफ एटॉम इन प्रोडक्ट साइड is equal to number of atom in reactant side. अभी ये this equation follow law of conservation of mass. समझ में आ गया कैसे हम एक इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट स्टेप में स्टेप स्टेप 5 में जो हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया है PFE4H2O 3Fe plus 4H2O q 2 Fe3O4 plus 4H2। यहाँ पे अभी हम उनका स्टेट डिफाइन कर देंगे, या तो वो सॉलिड स्टेट में है या फिर गैसियस स्टेट में है या फिर लिक्विड स्टेट में है। जो Fe है ये सॉलिड स्टेट में है, तो यहाँ पे साइड में सॉलिड लिख देंगे। समझ में आ गया। नेक्स्ट फिर ये जो H2O है ये गैसियस स्टेट में है। H2O गैस मतलब स्टीम। एंड ये जो Fe3SO4 है ये भी सॉलिड स्टेट में है और ये जो H2 है हाइड्रोजन ये गैसियस स्टेट में है। S स्टैंड फॉर सॉलिड, G स्टैंड फॉर गैस एंड L स्टैंड्स फॉर लिक्विड। नेक्स्ट इतना पता चल गया। स्टेट डिफाइन कर देंगे, लिख देता हूं मैं डिफाइनिंग द स्टेट। या तो सॉलिड स्टेट में है या फिर लिक्विड स्टेट में है या फिर गैस स्टेट में है। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा स्टेप 6। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे वो रिएक्शन होने के लिए कुछ कैटालिस्ट लगे हैं या फिर कुछ हीट लगा है क्या, या फिर कुछ अदर थिंग्स लगे हैं जिसको रिएक्शन को हेल्प किया है रिएक्शन होने में। फॉर एग्जाम्पल सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल। यहाँ पे क्या होता है रिएक्शन, CO गैस प्लस 2H2 गैस गिव राइज टू C3OH जो कि लिक्विड स्टेट में है। अभी कितना उसको टेम्परेचर चाहिए वो रिएक्शन होने के लिए वो हम यहाँ लिखते हैं 340 ATM, यानी कि इतना प्रेशर के अंदर वो रिएक्शन हो सकता है। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या बनता है 6CO2 जो कि एक्वस यानी लिक्विड फॉर्म में है, 12H2O जो कि लिक्विड फॉर्म में है, वो क्या बनता है 6C6H12O6 जो कि एक्वस यानी कि पानी के साथ मिला हुआ है, एक्वस फॉर्म में है, 6O2 प्लस 6H2O जो कि लिक्विड फॉर्म में है और ये CO2 गैसेस फॉर्म है। इस रिएक्शन को होने के लिए क्या क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए प्लस क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। अभी हमारा इक्वेशन एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया है। यहाँ पे हमने सभी चीज़ों को डिफाइन कर लिया है, इस स्टेप में सभी चीज़ों को डिफाइन कर लिया है। समझ में आया कैसे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। पहला स्टेप में हमने क्या किया, पहला स्टेप में हमने ये किया
स्टेप 1, आइडेंटिफाई बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है वो हम वेरीफाई करेंगे बाय ड्राइंग दिस टेबल, जहाँ पे नंबर ऑफ एटॉम इन रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एटॉम इन प्रोडक्ट साइड हम क्लीन एंड क्लियरली लिख लेंगे। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जिसका सबसे ज़्यादा एटॉम होगा, यहाँ पे इन दिस केस हमारा ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा एटॉम था, तो सबसे पहले हम उसको बैलेंस करने का कोशिश करेंगे और यहाँ पे 4 इंटू किया ताकि 4 एटॉम ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट साइड हो जाए एंड 4 एटॉम ऑफ ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट साइड हो जाए। नेक्स्ट उससे कम एटॉम किसका है, आयरन का, तो हम आयरन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ये सब कुछ अगर बैलेंस हो जाए, सब एटॉम बैलेंस होने के बाद नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि आफ्टर अब जब आपका इक्वेशन खत्म हो जाए तब आप फिर से चेक कर लीजिएगा कि फाइनली आपका नंबर ऑफ एटॉम इन प्रोडक्ट साइड एंड नंबर ऑफ एटॉम इन रिएक्टेंट साइड इक्वल है कि नहीं। अगर है तो आप उसको उतने में ही छोड़ दीजिए। नेक्स्ट उसका स्टेट डिफाइन कीजिए, जो फेरस, ये फेरस जो है वो किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, गैस स्टेट में है या फिर लिक्विड स्टेट में, उस स्टेट को डिफाइन कीजिए। H2O गैस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में किस स्टेट में है उसको डिफाइन कीजिए। ऐसे ही सारे मॉलिक्यूल को डिफाइन कीजिए कि वो किस स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है और या फिर गैसियस स्टेट में है। नेक्स्ट क्या कीजिए, अगर कुछ टेम्परेचर, प्रेशर या फिर कुछ कैटलिस्ट लग रहे हैं उस केमिकल रिएक्शन को होने के लिए, तो आप ये एरो के ऊपर उसको फिर से डिफाइन कीजिए। एरो के ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर या फिर कुछ कैटलिस्ट उसके केमिकल रिएक्शन होने के लिए लग रहे हैं तो आप उसको डिफाइन करिए एंड फाइनली आपका एक केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन आपके हाथों में आ जाएगा, जिसको हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं। समझ में आ गया? तो आज की क्लास में हमने क्या किया, पहले तो हमने देखा कि वर्ड इक्वेशन हम आंखों देखिए केमिकल रिएक्शन को कैसे एक वर्ड इक्वेशन में फॉर्म कर सकते हैं। फिर वर्ड इक्वेशन के उनके जो जो सब्सटेंस हैं उन सब्सटेंस के केमिकल फॉर्मूला को लिख के हम क्या निकालते हैं, केमिकल ये है तो केमिकल इक्वेशन निकालते हैं, जो कि एक स्केलेटल इक्वेशन होता है और कभी-कभी बैलेंस्ड इक्वेशन भी आ जाता है। नेक्स्ट अगर वो स्केलेटल इक्वेशन है तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटॉम इन प्रोडक्ट साइड इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉम्स इन रिएक्टेंट साइड करने की कोशिश करते हैं ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करें। समझ में आ गया? ऐसे ही हमने कुछ एग्जांपल देखे स्केलेटल इक्वेशन के, जहाँ पे H2 + O2 इक्वल टू H2O, Fe + O2 इक्वल टू Fe2O3, CH4 + O2 इक्वल टू CO2 + H2O। ये कुछ अनबैलेंस्ड स्केलेटल इक्वेशन देखे, इसको आप होमवर्क एज ए होमवर्क ले लीजिए, इनको सबको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। नेक्स्ट लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस क्यों करते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए, जहाँ पे मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल इक्वेशन बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दैट इज फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ये हमने जाना फॉर एग्जांपल लेके Mg + O2 इक्वल टू MgO का एग्जांपल लेके। नेक्स्ट हमने एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखा। नेक्स्ट हमने एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करने का ट्राई किया। पहले स्टेप में हमने आइडेंटिफाई किया कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है या फिर एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम जिसके हैं पहले हमने उसको बैलेंस किया, ऐसे सीरियली नेक्स्ट हाईएस्ट करके सारे एटम्स को पहले बैलेंस कर दिया। नेक्स्ट हमने जो केमिकल रिएक्टेंट्स निकले, प्रोडक्ट्स निकले, उनको वो कौन-कौन से स्टेट में थे और कौन-कौन से स्टेट में चले गए, वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में उसको डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड होने के बाद हमने उनको कैटालिस्ट डिफाइन किया और टेम्परेचर एंड प्रेशर डिफाइन किया। ये है टेम्परेचर या सॉरी प्रेशर और कैटलिस्ट डिफाइन किया कि उनको क्या कैटलिस्ट चाहिए, क्या टेम्परेचर चाहिए, क्या प्रेशर चाहिए उस केमिकल रिएक्शन को होने के लिए। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे, आप चाहें तो बैलेंसिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं एट होम। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।